समुद्र में ईरान की नाकाबंदी में जुटा है अमेरिका। अरब सागर में गश्त कर रहे हैं यूएस के युद्धपोत। यूएसएस न्यू ऑरलियंस की जहाजों पर नजर। अमेरिकी सेना ने तेज जहाजों को वापस लौटा दिया। ये देखिए आप, यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये पोस्ट शेयर किया गया और बताया गया कि किस तरह से अरब सागर में अमेरिका ने अपनी निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी है। यानी कि जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं उसने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। बढ़ते आगे ईरान मुद्दे पर व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर जारी है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी इस दौरान मौजूद रहे। ईरान से बातचीत पर वरिष्ठ अफसरों से मंथन जारी। वीकेंड पर वॉशिंगटन में ही ट्रंप नजर आए। और वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दुश्मन को धमकी, सफलता की शुरुआत और अंत हमसे ही होता है। यानी एक तरह से ईरान को अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिसकी तैनाती की गई है ईरान के बिल्कुल नजदीक, उसकी तरफ से धमकी दी गई है। और अमेरिका को ईरान नहीं देगा संवर्धित यूरेनियम। ईरानी उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने बयान दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम पर बात भी नहीं करेगा ईरान। ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान। तो ईरानी उप विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया, इससे पहले अब्बास अराक्ची की तरफ से भी कई बार बयान दिया जा चुका है, संवर्धित यूरेनियम ईरान नहीं देने वाला है, परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, कानून के तहत कार्यक्रम जारी रहेगा, इन शर्तों पर ईरान नहीं झुकने वाला है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका और इजराइल से जंग पर बोले ईरान के कमांडर। 170 अमेरिकी इजरायली ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये ईरानी कमांडर की तरफ से कहा गया। हरमेस 900 MQ-9 हेरॉन जैसे ड्रोन को तबाह किया। राष्ट्रीय सेना दिवस पर IRGC कमांडर ने यह दावा किया। तो आपको बता दें कि ईरानी कमांडर की तरफ से यह बहुत बड़ा दावा और यह कहा गया है कि 40 दिन की जंग में अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान ईरान ने पहुंचाया। हरमेस 900 MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। और अमेरिका तैयार है, ईरान दहलेगा क्या? क्योंकि चेतावनी तो यही दी जा रही है। ईरान की घेराबंदी अमेरिका की तरफ से की गई, नौसेना की नाकाबंदी की गई, एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती बढ़ा दी गई और एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहां कहां तैनाती की गई है ये भी जान लेते हैं। USS अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात किया गया है। इसके अलावा USS गेराल्ड फोर्ड रेड सी में तैनाती, USS जॉर्ज बुश सेंटकॉम क्षेत्र में तैनात किया गया है। हवाई और मिसाइल तैनाती की भी जानकारी देते हैं। सैकड़ों फाइटर जेट्स, थार्ड पैट्रियट, MQ-9 ड्रोन भी तैनात, यानी कि हवाई और मिसाइल ताकत की भी तैयारी। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती बढ़ा दी गई है और करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। अश्विनी श्रीवास्तव, जिस तरीके से तैनाती अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही है, नाकाबंदी की शुरुआत की गई, ऐसा लगा कि अमेरिका ने स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। एक बदलाव अमेरिका की तरफ से देखने को मिला था। एक तरफ तो अमेरिका चाह रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए और जब खुल गया तो नाकाबंदी और बढ़ा दी गई, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया। अब आने वाले दिनों में इसका खामियाजा कैसे देखने को मिलने वाला है? देखो प्रगति, एक बात सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक प्रेशर डालना चाहता है ईरान पे और इसीलिए उसने, अगर आप देखें, डिप्लॉयमेंट की है। कम से कम 10 से 12 डिस्ट्रॉयर लगा दिए हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जैसे बताया आपने, USS इब्राहिम लिंकन, USS गेराल्ड फोर्ड जो है रेड सी में है, और उसके बाद USS SW बुश की भी बात हो रही है। ये सच्चाई है, प्रेशर टैक्टिक है अमेरिका की। क्या अमेरिका ये लड़ाई दोबारा शुरू करना चाहता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि ये लड़ाई दलदल है। अमेरिका इस लड़ाई से निकलना चाहता है और ये जो सेकंड मीटिंग होने वाली है पॉसिबली इस्लामाबाद में, इससे पहले एक प्रेशर टैक्टिक्स किए जा रही है। अगर आप ये लड़ाई की पूरी रूपरेखा देखें, जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो सबने सोचा था आयतुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं वो मारे जाते हैं और 40 से 50 सुप्रीम कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर मारने जाने बाद ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने बहुत पलटवार किया और ये जो 40 दिन की लड़ाई अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी लगता था। और अब ऐसा जो आप दिखा रहे थे कि काफ़ी अभी भी जो वेपन का आर्सेनल उनके पास है,
क्या ऐसा ठीक काम किया जो ईरान ने? ईरान की जो स्ट्रेटजी थी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर थी। उसने ये सोचा था कन्वेंशनल लड़ाई वो अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं जीत पाएगा, तो उसने एक स्टेट ऑफ हार्मुज को ब्लॉक किया, उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाई और वो एक ट्रम्प कार्ड बन गया। और दूसरा, उसने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी उनके जो भी मिलिट्री बेसिस थी उनके साथ कोलेटरल डैमेज किया इन देशों पे, चाहे वो सऊदी, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरान। तो इससे क्या हुआ कि इनकी कंट्रीज ने भी काउंटर प्रेशर अमेरिका पे डाला है, कहीं ना कहीं लड़ाई बंद करो। मुझे लगता है कि ये जो बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दिया था ईरान ने, और ऐसे में क्योंकि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं खोल रहा था इसलिए ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज फिर बंद कर दिया। मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, बातचीत जब आएगी कोई ना कोई नतीजा आएगा। अभी भी मुझे लगता है कि लड़ाई के सवाल यह भी है कि जो बड़बोलापन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखाया जा रहा था उससे नाराज होकर ईरान की तरफ से एक कदम उठाया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी, हम हमलावरों को गर्दनें, जो हमलावरों की गर्दनें हैं वो कुचल देंगे, ये ईरानी सेना की तरफ से कहा गया। हमने ये पहले भी साबित कर दिखाया है। ईरानी सेना की एक और बड़ी धमकी सीधे अमेरिका को। वहीं फिर से हॉर्मुज बंद होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान, फिर से हॉर्मुज बंद होने को लेकर यह कहा कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो अमेरिका हमला करेगा और ईरान फिर से जलेगा, ये जो धमकी है वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में समझी जा रही है। ट्रंप की नई धमकी, और इसके मायने क्या है आप देखिए। हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, मायने आप समझिए, ईरान को जंग का सीधा संदेश दिया गया है। और इसके अलावा ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं, बुधवार तक डील की डेडलाइन दी गई है, यानी कि 3 दिन के बाद बमबारी का भी डर है, क्या 3 दिन बाद फिर से अमेरिका हमले शुरू कर देगा। इसके अलावा ट्रंप ने एक और बयान दिया, धमकी एटमी डील को लेकर, एटमी डील तक बंदरगाहों का ब्लॉकेड, मायने नाकाबंदी से ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने डील नहीं की तो बर्बादी तय है, ट्रंप ने यह भी धमकी दी। इसके मायने यह है कि फिर से हमले करने के संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारी भी तेज की गई। तो देखिए, ट्रंप की नई धमकी, हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी, और इस पर मायने आपके सामने है। ईरान को जंग का जो डर है, ईरान के खिलाफ जंग का जो डर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अतुल भारद्वाज सर, एक बात बताइए, हालात तो वही हो गए, घूम फिर कर वहीं पर आकर खड़े हो गए, और ईरान ये साफ बोल रहा है कि हम अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं देने वाले। कल तक ट्रंप बोल रहे थे कि हमारी सभी शर्तों को ईरान मान चुका है। अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक इसका सवाल है, घूम फिर के तो वहीं पर बात आ जाती है। अगर आप देखेंगे कि 20 साल तक अमेरिका जो था अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, उसने तमाम पैसे खर्च किए वहाँ पर, उसके कुछ लोगों का भी नुकसान हुआ, उसके सोल्जर्स के भी मरे। उसके बाद वहाँ तालिबान गवर्नमेंट वापस आ गई। अब अमेरिका क्या करने आया था कि न्यूक्लियर डील करने आया है ईरान के साथ, पर न्यूक्लियर डील तो पहले ही थी। जब 2017 में अमेरिका ने JCPOA एग्रीमेंट को रद्द किया था, वो एग्रीमेंट तो था पहले से ही, और उसके बाद भी ईरान अभी भी नेगोशिएशन चल रहा था इस वॉर के शुरू होने से पहले। अब फिर नेगोशिएट कर रहा है अमेरिका। अब अमेरिका का उसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ईरान की प्रॉब्लम यह है कि वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकता, और अमेरिका इसलिए ट्रस्टवर्दी नहीं है क्योंकि उसके पीछे एक हाथ है, और वो हाथ है इजराइल का। अब अमेरिका को इस वॉर से कोई गेन होता हो ना होता हो, उसका अभी तक दिख रहा है कि $30 बिलियन वो हर रोज़ का खर्चा कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और वो करते जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, जो धक्का जो अमेरिका को लगा है, एक अमेरिका जब भी किसी भी मिलिट्री एक्शन करता था उसका एक शॉक एंड ऑ इफेक्ट होता था। अगर आप देखें कि दुनिया हिल जाती थी, जैसे उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया और एक बड़े प्रिसाइज तरीके से करके ऑपरेशन करके ओसामा बिन लादेन को जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस के उन्होंने उठाया, तो ये सब ऐसा था कि एक शॉक एंड ऑ का माहौल बन जाता था कि अमेरिका इज इनडिफीटेबल। पर अब जो सबसे पहली बात हुई है, जो अमेरिका के लिए झटका है, जो मैं कहूंगा ये झटका है या नहीं है, कि अब ईरान जैसा देश जो खड़ा हो गया है और वो कह रहा है उस शॉक एंड ऑ जितना भी अगर आ रहा है कहीं से मिलिट्री टर्म्स में, तो वो ईरान दे रहा है।
ईरान ने जो कैपेबिलिटीज दिखाई हैं, दुनिया उठ के खड़ी हो गई है। दुनिया के मिलिट्री लीडर्स, अब उसकी बातचीत इंडिया में भी चल रही है कि उसने जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके अमेरिका को अभी तक खड़ा किया हुआ है कोने में, उसका मतलब उसका बहुत बड़ा रिपरकशंस हैं। तो अभी भी, और वॉर इसलिए अभी ईरान ने बंद किया हॉर्मुज को कि देखते हुए कि अमेरिका जो है वो अभी भी अपने ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट को बढ़ा रहा है। वॉर का खतरा अभी भी ईरान के ऊपर बना हुआ है। तो वो इसके चलते हुए बातचीत चल रही है, पर उसकी तरफ अमेरिकन अपनी फोर्सेस और बड़ी कर रहे हैं उस एरिया में। तो उसको देखते हुए ईरान अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका उसका फिर से साथ देगा या अमेरिका उसके साथ अग्रीमेंट करेगा, फिर से लॉन्च तो नहीं करेगा कोई इन्वेजन। तो ये बिल्कुल जो इतिहास रहा है, जिस तरह से पहले हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल था, जो डील आपने सही कहा जो की गई थी, उसको वो खत्म कर देते हैं और उसके बाद लगातार धमकियां देते हैं और एक बार फिर से वही रुख ट्रंप का नजर आ रहा है। बिल्कुल करुणा, और इस वजह से ईरान की तरफ से समय भी लिया जा रहा है। बढ़ते आगे, हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी, हॉर्मुज के पास उड़ान भर रहे हैं यूएस विमान, जिसको लेकर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीर सामने आई है। कुल मिलाकर अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ाई है, तैयारी तेज कर दी गई है। एक तरफ USS जेराल्ड फोर्ड की बात करें, रेड सी में तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, जॉर्ज बुश की तैनाती भी की गई है। युद्धपोत से लेकर विमानों की बात हो तो हॉर्मुज के पास यूएस विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। AH-64 अपाचे विमान के गश्त करने की तस्वीर आई सामने। और एक और बड़ी खबर, ईरानी नौसेना की ट्रंप को चेतावनी, युद्ध खत्म होने तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्थायी शांति तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा, ईरानी नौसेना ने कह दिया है। तो पहले तो ईरान ने हॉर्मुज को खोल दिया था ये सोचकर कि अब जो ढिलाई है अमेरिका बरतेगा और जो नाकाबंदी, जो ब्लॉकेट तैयार किया गया उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर ईरान ने भी बोल दिया है जब तक शांति नहीं होगी तब तक हम भी बंद रखेंगे। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का एक और बड़ा दावा, हॉर्मुज हमारे नियंत्रण में रहेगा, बातचीत या बल प्रयोग से नियंत्रण हासिल करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने यह दावा किया, कहा कि नियंत्रण हमारा रहेगा, बातचीत से या बल से, लेकिन नियंत्रण तो जारी रहेगा। और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से हॉर्मुज बंद होने पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान आया है। ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरान से तो बातचीत अच्छी चल रही है, सवाल यह है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ईरान ने फिर ऐसा क्यों किया। अमेरिका को मुस्तफा खामनेई की भी धमकी, मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी है सीज फायर का उल्लंघन, ईरानी सेना दुश्मनों के लिए तैयार है। उल्लंघन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया और मुस्तफा खामनेई की चेतावनी, कहा गया ईरानी सेना दुश्मनों के लिए तैयार, दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, दुश्मन नई हार के लिए तैयार रहे। तो देखिए मुस्तफा खामनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर का क्या है ऐलान, जंगी ऐलान है ये। नंबर 1, ईरान की फौज दुश्मनों का संहार करेगी। मायने क्या है, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा दुश्मनों को हार का स्वाद चखाएंगे, मुस्तफा खामनेई ये बोल रहे हैं। इसके मायने क्या है, ईरान अमेरिका वार्ता फेल होगी। इसके अलावा दुश्मन करारी हार के लिए तैयार रहे, ये बयान दिया गया। इसके मायने ये कि अमेरिका इजराइल भी विध्वंसक जवाब देंगे। इतना ही नहीं, आपको बताएं युद्ध के 3 संकेत हैं। हॉर्मुज पर फैसला नहीं तो महायुद्ध हो सकता है, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जहाजों को जब्त कर सकता है अमेरिका, यह भी संकेत मिल रहा है। ईरान की शर्तों को मानना नामुमकिन होगा, यह भी साफ तौर पर संकेत। सेवात सर, जिस तरीके से संकेत यहां पर मिल रहे हैं और जंग को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी विध्वंसक जंग होती नजर आएगी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से तैनाती की गई है, कालीबाफ की तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति ईरान के कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी कदम उठाया जाता है तो अंजाम भुगतना होगा। इससे तो यही लग रहा है कि भले ही दूसरे दौर की बातचीत का कितना भी नाटक किया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है कि किस तरीके से दुश्मन को रोका जाए। सेवात सर, अब देखो ये सच्चाई है कि जब भी कभी बातचीत होती है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने ओपोनेंट पे डाला जाता है।
अगर आप साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं डालेंगे तो बातचीत सफल होने के चांसेस कम हैं। तो अमेरिका अपना जो नेवल ब्लॉकेड करके एक प्रेशर डाल रहा है, इसी प्रकार से जो ईरान है वो काउंटर प्रेशर डाल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हम नहीं खोलेंगे जब तक बातचीत का कोई हल नहीं निकलता। अब देखो वर्ल्ड को क्या मिला इस लड़ाई से, ये वर्ल्ड को मिला कि एक जो स्टेट ऑफ हार्मोज बिल्कुल ओपन था आज वो बंद हो गया है। आज पूरी इकोनॉमी डगमगा गई है वर्ल्ड की इसके कारण। अब समझते हैं कि क्या ये जो बातचीत है इसका नतीजा अगर सफल नहीं होता तो क्या होगा। हाँ वाकई अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है सेकेंड राउंड की जो इस्लामाबाद में होने के चांसेज हैं तो फिर ये लड़ाई की तीव्र गति बढ़ेगी और ये लड़ाई का दायरा भी बढ़ेगा। मगर क्या ये सफल होने के चांसेज हैं, मुझे इसलिए ज़्यादा लगते हैं क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता ये लड़ाई लंबी। डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये लड़ाई दलदल है, अब वो उसको एक प्रकार से सेविंग ग्रेस मिल गया है, वो इससे निकलना चाहते हैं। हाँ इजराइल ये लड़ाई से नहीं निकलना चाहता, इजराइल इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है, इजराइल हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है। तो ये दोनों के अलग अलग पेज पे हैं। मगर मुझे क्यों तीन चीज़ों से मैं बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कहीं ना कहीं बातचीत से कोई ना कोई निकले कोई नतीजा। ये जो नेवल ब्लॉकेड की है अमेरिका ने, मुझे लगता है ये एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया तो उसका एक सलूशन था कि आप एम्फीबियस या एयर असॉल्ट करके अटैक करें और खर्ग आइलैंड को लेंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज को लें। अगर ऐसा करता तो बहुत हैवी कैजुअलिटी होती। ये जब नेवल ब्लॉकेट जो लगाया ईरान की शिपों के लिए जो पोर्ट से आना और जाना बंद, उससे कहीं ना कहीं ईरान पे प्रेशर पड़ा है। मुझे लगता है दोनों तरफ अपना साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जो सेकंड टॉक है इसका कहीं ना कहीं नतीजा निकलेगा। और बिल्कुल सिवास सर, और जो विश्वास है इसकी भारी कमी है या फिर ज्यादा बेहतर होगा कहना कि ईरान तो भरोसा जो इससे पहले उसका तजुर्बा रहा है अमेरिका को लेकर, भरोसा जता ही नहीं पा रहा। यही वजह है कि बात बनते बनते बिगड़ जा रही। एक और बड़ी खबर, ईरान की नाकाबंदी बढ़ा रहा है अमेरिका। रेड सी में वापस लौट आया है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। 2 डिस्ट्रॉयर के साथ लौटा है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। तो क्या मतलब है इस तैनाती का? वार्ता के लिए ऐसी तैनाती क्यों की जा रही है? अगर वाकई में सब कुछ सही हो रहा है, बातचीत अच्छी चल रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो फिर यह तैनाती क्यों? और ट्रंप ने इजराइल की तारीफ भी की है, इजराइल को अच्छा दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेकर बयान दिया, इजराइल वाले वफादार और स्मार्ट हैं, इजराइल के लोग दूसरों से अलग हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा। ये देखिए पोस्ट कर इजराइल की तारीफ। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज में जहाजों को ईरानी नेवी की चेतावनी। होर्मुज में आवाजाही से रोक की चेतावनी दी गई। कमर्शियल जहाजों को रेडियो संदेश दिया गया। होर्मुज से गुजरने पर रोक का रेडियो संदेश। तो 24 घंटों में होर्मुज एक बार फिर बंद और ईरान का सब्र अब टूटने वाला है। क्या ईरान की जिद क्या है, ये समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल एक बार फिर से जंग खत्म होने तक ईरान नियंत्रण रखेगा और इसको लेकर बयान भी दिया जा रहा है। यूएस ने ईरानी पोर्ट से नाकाबंदी नहीं हटाई है। अब नाकाबंदी जारी रखकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वादा तोड़ दिया। जहाजों की आवाजाही को बहाल करें ट्रंप, ये मांग रखी गई। नाकाबंदी नहीं हटी तो होर्मुज भी हम नहीं खोलने वाले। दुश्मन जहाज होर्मुज इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब ट्रंप क्या करेंगे ये भी समझ लेते हैं। ट्रंप दोबारा हमला कर सकते हैं, डील नहीं हुई तो ईरान पर बमबारी हो सकती है और सीजफायर की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। अब ईरान क्या करेगा, क्या उपाय उसके पास से? नाकाबंदी नहीं हटी तो जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान तैयार है। खाड़ी देशों के बंदरगाहों पर हमला होगा। होर्मुज पर तनाव से वर्ल्ड वॉर 3 का जो डर है वो और ज्यादा बढ़ गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख, होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर ईरान ने अल्टीमेटम दिया है। जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना होगा। शुल्क देने वाले जहाजों को आवाजाही में प्राथमिकता दी जाएगी, ये साफ कर दिया गया है IRGC की तरफ से। सुरक्षा और पर्यावरण शुल्क देना ही होगा और शुल्क जिन जहाजों की तरफ से दिया जाएगा, जिन देशों की तरफ से, उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी आवाजाही में। और होर्मुज में नाकाबंदी में जुटा है यूएसएस पिंकनी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है यूएसएस पिंकनी। समुद्र में गश्त कर रहा है अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। ईरान के समुद्री व्यापार को ठप कर दिया है अमेरिका ने। यूएस सेंट्रल कमांड की ये पोस्ट।
हिजबुल्लाह ने ईरान के समर्थन की तारीफ की है। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम का बयान, जंग के कारण ही सीजफायर संभव हुआ है, दुश्मन का मकसद फेल कर दिया गया है, ये शेख कासिम की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह के महासचिव का बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरान के पास तब भी पर्याप्त सैन्य क्षमता है। और देखिए आप, 40 दिन का जो युद्ध चला, इसमें ईरान का अभी भी 70% मिसाइल भंडार सुरक्षित है, यानी 30% मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान के पास 40% हमलावर ड्रोन मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से यह खबर। तो होर्मुज से वर्ल्ड वॉर का डर सता रहा है। IRGC ने क्या कहा, पहले जानिए आप। अगर जंग शुरू हुई तो विश्व युद्ध हो सकता है और ईरान के पास मिसाइल बनाने की क्षमता अब भी बरकरार है। ईरान ने इसी महीने नया सिस्टम भी तैयार किया है। ईरान की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, हम अप्रैल और मई 2026 की बनी मिसाइलें दागेंगे। अब बयान के मायने क्या है? ट्रंप की दबाव वाली रणनीति काम नहीं आएगी। ईरान किसी भी हाल में होर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसका असर क्या होगा? अमेरिका ईरान के बीच जंग छिड़ने की आशंका और बढ़ जाएगी। एयर कमोडोर सर अतुल भारद्वाज सर, एक बात मुझे आप बताइए कि अगर इन एनी केस, हालांकि अब तो लग रहा है कि वार्ता होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अब सस्पेंस बन गया है, जिस तरह से होर्मुज का विवाद बढ़ गया है। लेकिन इन केस अगर पाकिस्तान में वार्ता होती है तो कितने % आपको चांसेस लग रहे हैं कि वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि वो अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार है, तमाम दावों को ईरान ने बोल दिया वो झूठ बोल रहे हैं। और अगर वार्ता विफल होती है, वार्ता नहीं हो पाती, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि जंग ही एकमात्र रास्ता है क्या? देखिए, जहाँ तक वार्ता की बात है, इसमें 3 पार्टीज हैं पूरे वॉर में, अगर आप देखेंगे, और इसका जिक्र जनरल साहब ने भी किया। एक तो ईरान है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा है इजराइल। अब हम जनरली जब बात कर रहे हैं ईरान और USA की बात कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत उस पर चल रही है। इजराइल जो है वो पीछे से देख रहा है पूरा तमाशा इसका। अब इसमें 2 पार्टीज ऐसी हैं जो वॉर बंद चाहती हैं। एक तो ईरान है जो वॉर चाहता नहीं है कि आगे बढ़े, दूसरी पार्टी अमेरिका है। उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन ये है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में जो चाहता है कि, और अमेरिकन पॉपुलेशन भी ये चाहती है कि ये वॉर बंद हो, क्योंकि ये एकदम उनके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। उनकी माली हालत इससे और खस्ता हो रही है, उनका जो डेट है अमेरिकन वो बढ़ती जा रही हैं। तो अमेरिकन भी नहीं चाहते इस वॉर में, और उनको लगता है इससे उनको मिलेगा कुछ नहीं। उनके पास तेल की कोई कमी नहीं है। तेल अगर अपने एरिया में ही देखें, वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो बहुत तेल है। कनाडा के पास तेल है, अमेरिका के पास खुद बहुत तेल है। तो इसलिए वो ऑयल के लिए अमेरिका को इस वॉर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अमेरिका अब चाहता नहीं है कि वो इतनी अपने पांव फैलाए, हर जगह अपने बेसिस बनाए। ट्रंप का तो मुद्दा ये रहा है कि वो अपने बेसिस को कम करे। तो उसके चलते हुए अमेरिका में भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो चाहता है कि वॉर ना हो। अब वॉर जो है ये सिर्फ चाहता है, इजराइल चाहता है कि ये वॉर लगातार चलती रहे, क्योंकि इजराइल का जो मुद्दा है वो है एक्सपेंशनिस्ट मोड का। उसने जब हुती को, हिजबुल्लाह को और हमास को उसने जब एकदम ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, उसके बाद वो ईरान के तरफ दौड़ा। अब ईरान अगर केओटिक स्टेट में आ जाता है, और जैसे कि इराक है, सीरिया है, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा इजराइल को होता है। वो अपने पांव पे पूरे एरिया में एकदम जमा लेगा। इवन अगर अमेरिका भी अरब कंट्रीज़ को छोड़ता है, तो उसके बाद अगर ईरान वीक हो जाता है तो जो पूरे अपना यहाँ पर दबदबा होगा वो इजराइल का हो जाएगा। अब इजराइल चाहता है कि ये वॉर चलती रहे, ईरान वीक होता रहे किसी भी तरीके से। ईरान ऑब्वियसली नहीं चाहेगा कि उसका देश बर्बाद हो जाए, उसका देश एकदम से तहस नहस हो जाए और वहां क्योटिक सिचुएशन बन जाए जहां पे आके इजरायली आके उसके ऊपर रूल करे। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इजराइल की तरफ से लगातार इसको लेकर बयान भी दिया गया। जब पहले दौर की वार्ता हुई थी तब भी बयान दिया गया था कि उसकी तरफ से लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, जिससे और भी ज्यादा क्योटिक सिचुएशन बढ़ी, यानी कि और भी ज्यादा विवाद हुआ और फिर विवाद बढ़ता गया। और अब दूसरे दौर की जब बातचीत होने वाली है तब क्या अंजाम होगा वो देखने वाली बात रहेगी। एक और बड़ी खबर, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बड़ा दावा, युद्ध के मैदान में दुश्मनों की हार हुई। ईरान ने कहा हार के बाद सीजफायर और बातचीत की रिक्वेस्ट, ईरान अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगा। और एक और बड़ी खबर, भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। भारतीय जहाज पर फायरिंग के मामले में तलब किया गया। होर्मुज से गुजरने के दौरान फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि भारत का जो कमर्शियल जहाज है उस पर IRGC की तरफ से फायरिंग की गई, और इसके बाद अब ईरानी राजदूत को तलब किया गया
और उनसे बातचीत की गई है। इस पूरे मामले को लेकर विरोध जताया गया। वहीं ईरानी राजदूत के तलब करने पर MEA का बयान यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने बातचीत के लिए बुलाया। हॉर्मुज में फायरिंग की घटना पर चिंता जताई। ईरानी राजदूत ने अधिकारियों तक बात पहुंचाने की बात भी कही। और एक और बड़ी खबर, भारतीय जहाजों पर फायरिंग पर ईरानी प्रतिनिधि का बयान। ईरान और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। हमें उम्मीद है कि ये जो फायरिंग का मामला है उसको बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। The relationship between Iran and India is very, very strong, and we hope that it will be okay and it will solve. We don't want to get the war. We don't want to get a crisis in the region. We want peace, and we hope that in the other side also will follow the peace and we get peaceful area. और हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर फायरिंग का मुद्दा। हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर IRGC ने फायरिंग की। हॉर्मुज पार करते समय ही IRGC ने जहाजों को रोका, जिसके बाद भारत की तरफ से विरोध जताया गया। बिल्कुल, भारत के झंडे वाले दोनों जहाज हॉर्मुज दरअसल पार कर रहे थे। कच्चा तेल और गैस लेकर भारत की तरफ आ रहे थे, लेकिन फायरिंग पर जिस तरह से घटना सामने आई IRGC की तरफ से, इसके बाद भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया। सिवात सर, भले ही अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और ऐसा देखने को भी मिला जब बाकी के जहाज वापस भारत आए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए, लेकिन ये जो फायरिंग का मामला सामने आया है, विदेश मंत्रालय की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई है। ऐसा किन सिचुएशन में होता है, किन हालातों में होता है? क्योंकि ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि उस दौरान कई जहाज गुजर रहे हैं और ऐसे में उनकी तरफ से डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर इस तरीके से फायरिंग नहीं की गई है। अब विदेश मंत्रालय का जो रुख है वो नाराजगी जताई गई है। हाँ बिल्कुल, देखो एक चीज माननी पड़ेगी, अगर आप इस लड़ाई के दौरान भारत का रवैया देखें कि भारत के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। कौन भूल सकता है, ईरान के अंदर हमने $500 मिलियन इन्वेस्ट किया चाबार पोर्ट में, जो कि एक प्रकार डायरेक्ट जाएगा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। और मुझे लगता है जो हमारी पहले शिप थी वो अलाउ की हैं ईरान ने, और ईरान नहीं चाहता कि भारत की शिप को रोका जाए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ क्यों सर कन्फ्यूजन, क्योंकि पहले यह IRGC ने डिक्लेयर किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। इसके बाद जो नेवल ब्लॉकेट नहीं अमेरिका ने उठाया तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। दरअसल हुआ क्या, ये पूरा जो एपिसोड हुआ है, हमने वो ऑडियो क्लिप दिखाई, वो वीडियो क्लिप भी दिखाई है, और उसमें बार बार जो भारतीय जहाज हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि उन्हें इजाजत है, और बाकायदा ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है वो बोल रहे हैं IRGC को कि हमारा जो नाम है वो आपके इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बावजूद दबाव डाला गया, फायरिंग की गई, वापस जाने के लिए कहा गया। हाँ देखो, यही मुझे लग रहा है कि जो बात आप बता रहे हो कि भारत को और ईरान के रिश्ते अच्छे हैं। भारत उन देशों में से है जिनके जो शिप्स को अलाउ किया जा रहा है, चीन है, भारत है, इराक है, कुछ एक देश हैं। तो ऐसे में ये जो हुआ हादसा, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ईरान को भी ये रियलाइज करेगा, अगर भारत के साथ ऐसे रिश्ते खराब होंगे तो बात ठीक नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ है और IRGC से बातचीत करके कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि भारत के पहले, इससे पहले 6 से 8 हमारे जो कमर्शियल शिप थी जो कि एक प्रकार गैस और ऑयल लेके आ रही थी, वो निकल चुके हैं। और अमेरिका के बावजूद नेवल ब्लॉकेट के बाद भी ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि भारत की जो शिप्स हैं वो अलाउड हैं, उन पर कोई टोल नहीं लगेगा उनको। एक प्रकार जैसे चीन, देखो आप ये देखें, चीन का ईरान जो है 90% अपना ऑयल चीन को देता है, और वो वहीं से खर्क आइलैंड से ही जा रहा है, वो भी शिप जा रहे हैं, भारत की शिप जा रही है। मुझे लगता है एक दुर्भाग्यपूर्ण है जो इंसिडेंट है। बातचीत से कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, मगर मैं फिर कहूंगा भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकलेगा कि आइंदा ऐसा इंसिडेंट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग मामले में अपडेट है। IRGC ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग की, आवाजाही की अनुमति के बाद फायरिंग। भारतीय जहाज के क्रू मेंबर का एक ऑडियो सामने आया है, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे। एक ऑडियो भी सामने आया। तो देखिए आप, हॉर्मुज में भारतीय जहाज रोकने का वीडियो भी सामने आ गया है। ईरानी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में रोका था जहाज को, ईरान ने फिर से ठप कर दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट। देखिए आप,
होर्मुज पर ईरान की अमेरिका को धमकी, ईरानी संसद की स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान, नाकाबंदी नहीं हटाने पर जवाब मिलेगा। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ये बोल रहे हैं, नाकाबंदी का फैसला नासमझी भरा है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बयान। कालिबाफ ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया। नाकाबंदी जारी रही तो हॉर्मुज बंद रहेगा, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। और एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक और बयान, F-35 मार गिराना कोई छोटी घटना नहीं है, हमने दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन भी मार गिराए। यह मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ईरानी संसद के स्पीकर बोल रहे हैं, सुनिए आप। और कालिबाफ ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक और बयान दिया। कहा यह असंभव है कि हम हॉर्मुज से ना गुजरे, दूसरों को भी हॉर्मुज से नहीं गुजरने देंगे। सीजफायर उल्लंघन की वजह से टकराव बढ़ गया। तो कुल मिलाकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का यह बयान ईरान की तरफ से जो दिया गया है, इसके बाद यह समझा जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को जो दूसरे दौर की वार्ता इस वक्त अब अधर में पड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को जिम्मेदार बताया गया।